हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज से हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये रिवीजन क्लास आप सभी को मिल रही है CCC RMPB जो चैनल है, RMPB एजुकेशन नाम से, और उस चैनल पर ये क्लास आपको दी जा रही है। और आप सभी इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन शामिल किए हैं, आप सभी को एक एक क्वेश्चन का सही आंसर करना है, ठीक है। बाकी इस क्लास का PDF भी हम लास्ट में प्रोवाइड करवा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से PDF आप ले सकते हैं। और ये क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है सुबह 8 बजे, तो 8 AM पर आप सबको क्लास से जुड़ना है। ये पहला रिवीजन क्लास होगा, आपका फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है। अब इसमें जितने भी बच्चे जुड़े हैं क्लास में ना, सभी को करेक्ट आंसर देना है, गलत किसी को भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विंडो +G, विंडोज +K, विंडोज +J, विंडोज Shift+G। देखो, विंडोज 10 में ना गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट की अक्सर पूछता है एग्जाम में कि भाई ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम गेम बार ओपन कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि भाई गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी है, ठीक है। फटाफट से करेक्ट आंसर दो। तो याद रखना है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है विंडोज की साथ में G, तो करेक्ट आंसर है। विंडोज की +G प्रेस करना है आपको, ठीक है। जो आपके कंप्यूटर में, आपके कीबोर्ड में आप देखोगे विंडो लोगो की होता है, तो विंडो लोगो की के साथ में आपको क्या दबाना है? G दबाना है। इससे क्या होगा? गेम बार ओपन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ो। निम्न में कौन सी स्पेलिंग चेक के लिए प्रयुक्त होती है? स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी कुंजी प्रयुक्त होती है? देखो, रिवीजन क्लास में वही क्वेश्चन हम लाएंगे जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आपके पेपर में आने की। ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर डालेंगे। तो रिवीजन के सारे क्वेश्चन के आंसर बताते रहना। जो नहीं पता है तो हम बता देंगे, लेकिन आगे से वो भूलना नहीं है आपको, वो याद करना है, ठीक है, अच्छे से। F7 होती है स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की, क्या होती है? F7 होती है, C हो जाएगा। अब इसके साथ साथ में कुछ चीज़ें और भी समझ लो, जैसे ये तो पता लग गया F7 होती है। अब अगर मान लिया पूछें आपसे मेनू कौन सा होता है, तो मेनू कौन सा होगा? टूल्स होगा, इतना याद रखना। और ठीक, ये क्वेश्चन एक और ऐड हो गया आपका। इसी के साथ साथ एक और सवाल यहाँ पे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक, क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शॉर्टकट की, तो Shift F7 बताओ। तो 3 प्रश्न यहाँ से तैयार हो गए हैं। एक तो यही पूछा है स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की, आपने कहा सर F7 होगा। हमने कहा सर मेनू बता दीजिए कौन सा है, तो टूल्स मेनू हो गया। दूसरा सवाल ये तैयार हो गया। तीसरा सवाल ये तैयार हो गया कि ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Shift F7 होती है। तो 3 प्रश्न यहाँ से तैयार हो गए आपके, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन 3 कहता है कंप्यूटर में CPU का प्राथमिक कार्य क्या होता है? भाई, जो हमारा CPU है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इस CPU का प्राथमिक कार्य पूछा है, क्या होता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सभी को सुबह 8 बजे लाइव जुड़ना है क्लास से। सुबह 8 बजे 8 AM पर आपको लाइव क्लास से जुड़ना है सभी बच्चों को, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, जो हमारा CPU होता है, इसका जो प्राथमिक कार्य है वो है प्रोसेस करना, ठीक है। क्या करना? प्रोसेस करना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? B हो जाएगा, प्रोसेसिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा, B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 3 में क्या पूछा है, कौन सी एक अस्थिर मेमोरी है? अब आपके एग्जाम में अस्थिर आएगा हिंदी में, या फिर यहाँ पे वोलेटाइल लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अस्थिर या फिर वोलेटाइल लिखा होगा। तो आप मुझे बता दो यहाँ पे कौन सी अस्थिर मेमोरी है, कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन 4 का आंसर दो फटाफट से। क्वेश्चन 4 का सभी आंसर दें, और क्वेश्चन 4 का भी ऑप्शन B बच्चों का आ चुका है।
बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी रैम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैम आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबको पता है रैम कैसा है, आपने कहा सर वोलाटाइल है। ठीक, अब वोलाटाइल से घबराना मत, वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थिर या अस्थाई लिख सकते हैं, यहाँ पे अस्थाई लिख दो। मतलब वोलाटाइल का मतलब क्या होगा? टेम्परेरी होगा। वो वोलाटाइल होती है जिसमें डेटा थोड़ी देर के लिए ही रहेगा, उसके बाद डिलीट हो जाएगा। जैसे आपका कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं, तो जो डेटा आपके कंप्यूटर की रैम के अंदर होता है वो जब तक ही रहता है जब तक आप कंप्यूटर में काम करते हैं, और जैसे ही आप एप्लीकेशन क्लोज कर देते हैं या कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो रैम के अंदर का डेटा डिलीट हो जाता है। तो जब रैम डेटा को स्टोर ही नहीं कर सकती है परमानेंट, तो ये अस्थाई बन जाती है, और अस्थाई को ही आप वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, बट अगर आपसे, देखो ध्यान देना, अगर आपसे पूछे रोम कैसा है, क्या ये भी वोलेटाइल है? नहीं, रोम आपका नॉन वोलेटाइल में आता है। कैसा होता है? रोम आपका नॉन वोलेटाइल में होता है। फिर आपसे पूछे अच्छा एक बात बताओ, जो मेमोरी हमारे सीडी और डीवीडी होती हैं, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है या जो एसएसडी होती है, ये सब कैसी होती हैं? तो ये सब भी नॉन वोलेटाइल होती हैं। तो आपको रैम को ध्यान रखना है, रैम आपका वोलेटाइल होता है, बाकी ये सब कैसी होती हैं? नॉन वोलेटाइल होती हैं। आई होप आप समझ चुके हैं दोनों में अंतर क्या है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म, बड़ा आसान सवाल है, जल्दी से बताओ क्या होगा। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पास के लिए कितने अंक चाहिए, हम अभी क्या करेंगे, एक छोटा सा वीडियो अलग से बना देंगे और उसमें सब कुछ बता देंगे, एग्जाम कैसे देना है, क्या करना है, पास के लिए कितने मार्क्स चाहिए, वो सब चीज़ें बता देंगे, आप चिंता मत करो। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये सीपीयू का मतलब होता है। अच्छा, अगला सवाल देखो, वेब डेवलपमेंट के लिए अक्सर किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछेगा एग्जाम में। तो वेब डेवलपमेंट में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का अधिकांश यूज होता है? बोलो भाई, फटाफट से बताओ क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। भाई आप लोगों ने क्लास को लगता है शेयर नहीं किया है ना? तो अपने सभी दोस्तों के साथ जिनका भी एग्जाम है उन तक क्लास को शेयर करो, लाइक करना है, और बाकी चैनल पर जो नए हैं आप सबको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो भी आपके रिवीजन क्लास होंगे वो यहाँ पे ही मिलेंगे, तो सभी को सब्सक्राइब भी कर लेना है। देखो, वेब डेवलपमेंट के लिए अक्सर किस प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अक्सर किसका करते हैं? HTML का करते हैं। हम सभी जब कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो उसमें फिर HTML का ही यूज़ करते हैं। अब पूछा जा सकता है कि भाई HTML का जो फुल फॉर्म है वो बता दीजिएगा। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्या होता है फिर से देखो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसे नोट कर लेना, फुल फॉर्म भी एग्जाम में आएगा, पूछ सकते हैं, और ये भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्या कहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? रन एप्लीकेशन, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेस, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये हमारे कंप्यूटर को मैनेज भी करता है और एप्लीकेशन को रन भी करता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने दोबारा से यहाँ पे शामिल कर लिया है इस क्लास में। ठीक है, तो हमारा जो OS होता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को और एप्लीकेशन को रन करता है। अब अगर आप ये सवाल करो कि सर होता कौन सा है, ज़रा नाम तो बता दो, तो बहुत सारे हैं। जैसे आप सब ने ना MS विंडोज़ तो सुना ही होगा, MS विंडोज़ तो अधिकांश कंप्यूटर में होगा, तो यह एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, आपने लिनक्स का नाम तो सुना ही होगा, आपने यूनिक्स का नाम तो सुना ही होगा, आपने MS DOS का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, आपने मैक OS का नाम तो सुना ही होगा। ये सब क्या है? ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स कैसा है? लिनक्स एक ओपन सोर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स की कैटेगरी में आ जाता है, ओपन सोर्स की कैटेगरी में आ जाता है। जो भी हमने थ्योरी क्लास समझाई हैं, जो थ्योरी क्लास हमने अपने मोबाइल ऐप पे पढ़ाई हैं, उसमें बहुत डिटेल में इस प्रकार से थ्योरी हमने बताई है, सब्जेक्टिव हमने पढ़ाया। तो अगर आपने वो क्लास देखे हैं तो प्रॉपर आपको नॉलेज होगा।
अगला सवाल है GUI स्टैंड्स फॉर, यानी GUI का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप जल्दी से बताओ भाई, GUI का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से आंसर दो। लाइक की संख्या तो बहुत कम है बच्चों, ये बात तो अच्छी नहीं है। लाइक 71 बच्चे हैं क्लास में उपस्थित और मात्र 29 लाइक हैं, तो यार अच्छी बात तो नहीं है ये, है ना। तो लाइक करो सभी, 71 जितने हैं उतने तो कम से कम लाइक कर दो क्लास को। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बहुत सिंपल। 9 देखो, कौन सा स्टोरेज डिवाइस डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग करता है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग करता है। आंसर दो, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हो जाएगा। ऑप्टिकल यानी CD और DVD इस टाइप की जो होती हैं ये ऑप्टिकल डिस्क में आती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पूछा गया है कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या कार्य है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारे कंप्यूटर में जो एक मदरबोर्ड होता है, देखो अगर हम अपने कंप्यूटर की बात करें तो जो हमारा CPU है ना, वो ऐसे आप बोलते हैं इसको CPU, बट ये क्या होता है एक्चुअल में, ये ऊपर का जो बॉक्स है ना, तो इसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं। ये क्या होता है, कैबिनेट होता है। इस कैबिनेट को जब खोलेंगे ना तो अंदर इसके एक बोर्ड निकलेगा, इस बोर्ड को ही मदरबोर्ड कहा जाता है। इस पर ये प्रोसेसर लगा होता है। अब ये मदरबोर्ड का काम क्या होता है, कंप्यूटर को पावर देता है, सभी आंतरिक घटकों को जोड़ता है, ग्राफिक्स प्रदर्शित करता है, डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। तो भाई इसका काम क्या है, सभी आंतरिक जो घटक हैं, जो कंपोनेंट हैं सभी इंटरनल, उनको ये जोड़ने का काम करता है, इसी पर सभी कनेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन बी पर आपको जाना है। निम्न में कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अब आपको बताना है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, बताओ। 11 का आंसर दो, कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको पता है एक तो आपकी लो लेवल की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल की लैंग्वेज होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक हाई लेवल की लैंग्वेज कौन सी है, तो फिर सही जवाब हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो पाइथन आपको याद रखना है, जो कि हाई लेवल की श्रेणी में आती है, जो यहाँ ऑप्शन दिया है उसमें से। रैम का मतलब क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध करवाता है। भाई कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर केवल अस्थायी स्टोरेज होता है, मतलब आप टेम्परेरी डेटा स्टोर कर सकते हैं, वहां पर परमानेंट डेटा स्टोर नहीं हो सकता है। तो भाई टेम्परेरी डेटा स्टोर कहां पर हो सकता है, बताओ जरा, टेम्परेरी डेटा स्टोर कहां पर हो सकता है। अगर हम बात करें टेम्परेरी डेटा स्टोर की, तो फिर तो वो रैम ही होगा ना, रैम के अंदर ही डेटा हमारा टेम्परेरी स्टोर होता है, बाकी परमानेंट होता है। तो रैम करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो गया। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन 14 क्या कहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IEEE। IEEE का पूरा नाम क्या होता है, IEEE का पूरा नाम क्या होता है, बताओ। 14 का आंसर आपको देना है, IEEE का फुल फॉर्म क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 14 में जल्दी से आपको जवाब देना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये कई बार पूछा भी गया है इसकी फुल फॉर्म, तो आप सबको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में मानव कंप्यूटर की संज्ञा किसको दी गई है, तो मानव कंप्यूटर, अब यहाँ विजय पादुरंग भाटकर मत बोल देना, शकुंतला देवी, ठीक है ना, इनको मानव कंप्यूटर का जो संज्ञा है वो दी गई है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, शकुंतला देवी। ओके, अगर विजय पादुरंग की बात करें तो ये कौन है, ये भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक हैं, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। कौन है ये, याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, ये ध्यान रखना है।
फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर हैं विजय पादुरंग भाटकर। आपको पता है जो आपका पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000 नाम से, ये इन्होंने ही डेवलप किया था, इन्होंने ही बनाया था। तो ये भारत के क्या है, ये सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। और अगर पूछा जाए भाई दुनिया के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं, तो सीमोर क्रे हैं, सीमोर क्रे हैं, सीमोर क्रे हैं। ये दुनिया के सुपर कंप्यूटर के जनक हैं और ये भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक या फिर पितामह कहे जाते हैं विजय पादुरंग। ठीक, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा याद रखना है। निम्न में किस संख्या पद्धति में आंकड़े निरूपित करने के लिए केवल दो भिन्न प्रतीकों का इस्तेमाल होता है या फिर यूज किया जाता है? बोलो भाई क्या होगा यहाँ पे? नहीं, चार्ल्स बेबेज नहीं हो सकता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर। लेकिन फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर नहीं कहते हैं, उनको फादर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है। बट सुपर कंप्यूटर की हम लोग बात कर रहे हैं तो इंडियन सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं वो आपके पादुरंग जी हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, वाइनरी। दो भिन्न प्रतीकों का इस्तेमाल कहां होता है? वाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। अगला सवाल है IPv4 पते की लंबाई कितनी होती है? लेंथ आपसे पूछी है, तो अगर हम IPv4 की बात करें तो हमें पता है 32 बिट हो जाएगा, और अगर हम IPv6 की बात करें तो हमें पता है 128 बिट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, दोनों का हमने बता दिया। 4 पूछे तो 32 बिट, 6 पूछे तो 128 बिट। वाईफाई का मतलब क्या होता है? वाईफाई का अर्थ क्या होता है बताओ? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे राइट है आपका। ठीक, फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल देखो, मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है? क्या पूछा है आपसे? भाई मैक एड्रेस जो है ना वो कितने बाइट का होता है? बोलो जरा, मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है? बिट नहीं पूछा है। तो हमने आपको क्या समझाया था कि आपका जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है, और जब कभी तुम्हें बाइट निकालने की आवश्यकता पड़ जाए तो 8 से भाग कर दिया करो। ठीक, तो 8 से भाग करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 बाइट ही निकलेगा। 6 बाइट का होता है क्या? मैक एड्रेस, मैक पता। अगला सवाल है MMID कितने डिजिट का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो समझ लो आएगा ही आएगा आपका पेपर में। MMID कितने डिजिट का होता है? MMID, अच्छा फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ये फुल फॉर्म भी याद रखना है। ठीक, और ये कितने डिजिट का होता है? तो 7 का होता है, 7 डिजिट का होता है, 7 डिजिट का होता है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला सवाल है विंडोज 10 में विंडोज प्लस आई से क्या होता है? देखो, अगर आप विंडो की दबा देते हैं और साथ में आई दबा लेते हैं तो क्या ओपन हो जाएगा? बताओ, विंडो के साथ अगर आई प्रेस करते हैं तो क्या ओपन हो जाएगा? फटाफट से आंसर दो, करेक्ट आंसर बताओ, सही जवाब क्या हो जाएगा? विंडो के साथ में क्या करना है? आई प्रेस करना है। तो हम अपने कंप्यूटर में ना सेटिंग को ओपन कर सकते हैं, कंप्यूटर में सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही विंडो की के साथ में आई प्रेस करता हूं तो हमारे कंप्यूटर में क्या हो जाएगा? सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। चलो, ओपन ऑप्शन भी यहाँ पे राइट है। निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित ईमेल सेवा का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? आंसर बताओ क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर आपका? अगर हम आपसे ये पूछें कि कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित ईमेल सेवा का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो आप लोग क्या बताओगे? तो यहां पर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। लोकप्रिय की बात हो रही है सबसे, तो जीमेल सबसे लोकप्रिय है, सबसे पॉपुलर है। जीमेल एक फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है और ये सबसे पॉपुलर भी है। अगला सवाल देखो, 23 क्या कहता है? कौन सा प्रोटोकॉल वास्तविक समय संचार और त्वरित संदेश भेजने की अनुमति देता है? कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो वास्तविक समय संचार, रियल टाइम में तुरंत संदेश भेजने की परमिशन देता है? तो हम कई बार बताए हैं XMPP प्रोटोकॉल होता है। कौन सा होता है?
XMPP प्रोटोकॉल होता है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें इसके फुल फॉर्म की तो एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म अगर हम देखें तो फुल फॉर्म याद रखना है, फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग होता है? कई बार पढ़ाई भी है, नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बोलो जरा, 24 में क्या होगा? 24 में कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पिंग याद रखना है, बस इतना तो याद रखोगे ना, परीक्षण के लिए पिंग होता है, पिंग PING। क्या रिजल्ट होगा सीलिंग का? अब देखो यहाँ सीलिंग आ गया है, सबको पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा इस क्लास को। ठीक है, जितने भी लिब्रे ऑफिस कैल्क वाले क्लास है ना, वो फार्मूले वगैरह सब समझा रखे हैं, पहले से क्लास बनी हुई है तो मैंने दोबारा बनाई नहीं है, उसको देख लेना। तो 100 यहाँ पे 19 दिया है और सीलिंग दिखा है। जब सीलिंग्स आ जाए यहाँ पे तो 11 जो नंबर यहाँ पे दिया है ना कॉमा के बाद, इस नंबर से इसको भाग करना पहली वाली संख्या को, और देखो क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो आपने कहा सर 11 से 119 नहीं कट रहा, पूरा नहीं कटेगा, तो फिर सीलिंग ये बताता है कि ऐसा करो 1 प्लस कर लो, 120 को ट्राई मारो। तो आपने 120 को काटा, नहीं कटा, फिर 120 की जगह 121 कर लो, उसको ट्राई मारो, तो 121 कट जाएगा, वही आंसर होगा। अब आपको सर आपने 119 में प्लस क्यों किया, 20 क्यों किया, आप 18 क्यों नहीं किए? तो जब सीलिंग होगा ना तो 120 ही होगा, मतलब प्लस किया जाएगा, एक एक अंक बढ़ाएंगे। और अगर यहाँ पे फ्लोर दिया होता तो फिर हम लोग अगर 11 से 119 नहीं करता तो 118 को चेक कर लेते, 117 को चेक करते, 116 को चेक करते, तो बढ़ा नहीं सकते थे, कम कर सकते थे, एक एक नंबर कम कर सकते थे। तो याद क्या रखना है कि फ्लोर में एक एक नंबर कम करेंगे, सीलिंग में एक एक नंबर ज़्यादा करेंगे। और करेंगे क्यों ज़्यादा? क्योंकि हमें तो बस डिवाइड करना है ना, हमें तो वो संख्या ढूंढनी है जो डिवाइड हो जाए। हमारी 119 तो कट नहीं रही है, तो हमें ढूंढना है, तो हम सीलिंग की वजह से ऊपर की तरफ ढूंढेंगे। 120, 121 हमें मिल गए, 121 वही आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बी आपका हो जाएगा, क्योंकि 11 से 121 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल है, एटीएम कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है? जो आपका एटीएम कार्ड होता है उस पर कौन सा नंबर नहीं होता है? आपका कल एग्जाम है, चलो कोई बात नहीं, आप सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से, एग्जाम बहुत शानदार होगा। ठीक है, और बाकी सब जो है मेहनत से रिवीजन करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना। एटीएम कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है? CVV, डेबिट कार्ड नंबर, पिन, या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जरा बताओ मुझे यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा बनेगा, सही जवाब कौन सा बनेगा? देखो C हो जाएगा, पिन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? पिन नहीं होता है। पिन नंबर हमारे एटीएम कार्ड पे नहीं होता है, CVV भी होता है, बैक साइड में देखेंगे, डेबिट कार्ड नंबर भी होता है और पिन तो नहीं होता है, याद करना पड़ेगा। अच्छा, पिन होता कितने अंकों का है? 4 डिजिट का होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है, 4 अंकों का होता है। और ये CVV 3 अंकों का होता है, 3 डिजिट का होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो क्लास यहीं पर समाप्त होगी, इस रिवीजन क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे कल और कल के बाद, हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप बहुत अच्छा करेंगे। और आप सभी ने अगर अभी तक RAPV एजुकेशन के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका पार्ट बन जाइए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आपको प्रेस कर लेना है ताकि रिवीजन क्लास आपको यहाँ पर मिलती रहे। हम कोशिश करेंगे कि इस पर और अधिक क्लास कराएं। और दूसरा, आप सभी को अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी जानना है, तो नंबर हम यहाँ पर दे रहे हैं 9452 99436, इस नंबर पर हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि आप सबका कल एग्जाम है तो एक हम मॉडल पेपर बना रहे हैं, है ना, मॉडल पेपर हम तैयार कर रहे हैं ऑफलाइन के लिए। तो वो चीज़ आप ना, हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, या हमारा जो व्हाट्सएप पे चैनल है, आप अगर हमारा किसी वीडियोज़ के अंदर देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। या फिर टेलीग्राम से तो आप सब जुड़े ही होंगे। टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको सर्च करना है CCC वाईफाई स्टडी से, CCC वाईफाई स्टडी उसका नाम है, वहाँ से सर्च करके जुड़ जाइएगा। और जब हम लाएंगे तो उसका एक
वीडियो बना देंगे, छोटा सा समझा देंगे। तो उस मॉडल पेपर में पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो प्रिंट करके बाकायदा आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें साथ में हम आंसर शीट भी डाल देंगे, ताकि जो आप प्रैक्टिस में करें, जो टिक लगाएं वहाँ पे, फिर आप आंसर शीट से मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस सेट हमें कभी कुछ समय के बाद में डलवा देंगे। उस प्रैक्टिस सेट को आप सभी को हल करना है और फिर आप चेक करो कि उस प्रैक्टिस सेट में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम अभी शाम तक कर देंगे। बाकी क्लास जो है डेली करना है। 8:30 पर जो आपकी क्लास चलेगी आज शाम को, एक फिर से मैराथन क्लास आएगी, वो आपकी CCC वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर आएगी। तो वो मैराथन क्लास सबको देखना है और यहाँ पे रिवीजन क्लास सबको देखना है। ठीक है, हाँ मिल जाएगा PDF, आप डॉट बनी, चिंता मत करो। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।